हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये बुक स्टार्ट करते हैं। BEGLA 136 बुक के नाम से ही समझ आता है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। इसका मतलब जो भी इंग्लिश हमारे वर्क प्लेस में काम आती है उसके बारे में पूरा ब्रीफ में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 1 में यूनिट 1 जो है उसमें लिखा गया प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर द जॉब। इसका मतलब है हम जब जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं तो खुद की एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोफाइलिंग फॉर वन सेल्फ, एक अकेले की प्रोफाइलिंग करना। दूसरा है सर्चिंग फॉर द जॉब। तीसरा रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टीजमेंट, प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। सेकंड का मतलब है कि आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे। थर्ड में हम पढ़ेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जॉब एडवर्टीजमेंट में हमें कैसे सर्च करना है, कैसे जॉब मिलेगी। अब जॉब हमने ढूंढ ली, अब हमें जॉब देने के लिए जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो यूनिट 4 में हम ये सब पढ़ेंगे। चलो आओ आगे देखते हैं। मैं आपको मेन मेन चीजें कवर करूंगी जो आपके एग्जाम्स में आएंगी ही आएंगी, और आपको पेपर देख के ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये सारी चीजें नहीं आती है। अब आपको जॉब देने से पहले अपने अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पर्सनल क्वालिटीज जो होनी चाहिए, लीडरशिप, रिवेन्यू, आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एक्सेस, बेसिक, ये सारी चीजें आपको चलानी आनी चाहिए। कंप्यूटर कैसे चलता है, आपसे कुछ भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। नॉट ओनली आपको सिर्फ लिखना है, आपको वो सारी चीजें पता भी होनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी घुमा कर आ सकता है। राइटिंग अ प्रोफाइल। अब राइटिंग अ प्रोफाइल में बंदा क्या क्या देखता है, हु इज शी, ही और शी, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है, उसने किस फील्ड में काम किया है, प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स क्या है। हर कोई अगर सेम लाइनें चेपेगा तो कंपनी क्यों हायर करेगी, फ्यूचर प्लान्स क्या है, अचीवमेंट क्या है, हॉबीज क्या है, ये सारे ब्रीफ में लिखनी है। आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिज्यूम कैसे बनाना है, एडवर्टीजमेंट आप कैसे दे सकते हो, लेटर कैसे लिख सकते हो। सबसे पहली यूनिट में हमें मेनली कुछ भी क्वेश्चन आएगा हमें लिखना है अपनी प्रोफाइलिंग के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, अपनी प्रोफाइलिंग के लिए हम अपने आप को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए बंदे को अपना इंट्रोडक्शन आना बहुत जरूरी है। किसी भी इंटरव्यू में आपका जो इंट्रोडक्शन है वही मेन मायने रखता है। दूसरे में जॉब सर्च आप कैसे कर रहे हो, उसके लिए आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपने क्या क्या सर्च किए, कहाँ कहाँ सर्च किए, कैसे कैसे पोर्टल पे आप उसको वर्कआउट कर रहे हो, वो सारा ब्रीफ में देंगे। सीवी क्या होता है, जब हम किसी जॉब को देने के लिए जाते हैं और वहां पे जो रिज्यूम बनाते हैं हम अपनी प्रोफाइल को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको हम सीवी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है कैरिकुलम विक्टिव होती है, और ये कुछ लोग इसको रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आने के बाद आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सीवी क्या होता है। अपने आप की क्लैरिटी देना ऑन पेपर, उसको हम सीवी बोलते हैं। सीवी में हम क्या क्या लिखते हैं, अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना एड्रेस, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सिंगल है या मैरिड है, क्या क्या एजुकेशनल की है, कोई हमारे पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, एडिशनल कोई हमारे पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है। उसके बाद हमें सारी चीजें आनी चाहिए, और सारी चीजें जो आती हैं, हमने जो सोची है किसी से लिखवाया, वो हमें पता भी होनी चाहिए कि हमारे रिज्यूम में क्या है। अब इसमें थोड़ा पार्ट ग्रामर का भी है। ग्रामर आप एक दिन में तो नहीं सीख सकते, बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअल ग्रामर होती क्या है। टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रही है, पास्ट मतलब पहले की बात हो रही है, फ्यूचर मतलब आने वाले कल की बात हो रही है। इसमें सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट है। इसका लग रहा है एम आर, ये चीजें वर्ड कहाँ लग रही है, आपको माइंड भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा आ गया आपने उसको करेक्ट मान लिया। आपको देखना है कि आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हो वो करेक्ट, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन भी रहा है नहीं बन रहा। उसके बाद आता है आपका राइटिंग। कोई भी क्वेश्चन है उसको आप कैसे, उसको देखो, एक क्वेश्चन समझाती हूँ। ऑल कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर अ इंटरव्यू आर एक्सपेक्टेड टू फिल अप दिस फॉर्म जस्ट बिफोर द इंटरव्यू, दिस विल गिव यू अ बेटर पिक्चर ऑफ यू। इसका मतलब जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है,
उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके रिलेटेड होते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग भरना होता है। जॉब अप्लाई फॉर, टिक द राइट बॉक्स, किस चीज के लिए, आप कौन सी प्रोफाइलिंग के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट के लिए। प्रोफाइलिंग डिपार्टमेंट सेम होता है, वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्लैरिटी रखनी है। आप अपने उसमें क्वालिटीज जो जो सीवी में मेंशन कर रहे हो, आपको उसके मीनिंग पता होनी चाहिए। ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप लिख रहे हो ना, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लस आपको एक ऐसे जरूर लिखने को आएगा पेपर में, किसी भी वर्ड के ऊपर आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होगा 100 मार्क्स का, 100 वर्ड्स का, जिसमें मान लो कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल में सामने दिख रहा है, राइट अबाउट योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस एंड हाउ यू प्लान टू मेक देम अ रियलिटी। पूरी लाइन से क्लैरिटी हो रही है कि हमें इसमें अपने ड्रीम्स के बारे में लिखते हैं और एम्बिशन। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना कि जो आप सच मानते हो, आपका सच में ड्रीम है, वही लिखना है। आपको ऐसा बनाकर लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि वो आपका एक्चुअल ड्रीम है। आप कुछ भी छोटा मोटा ड्रीम उठा के नहीं लिख सकते, आपको कुछ बड़ा लिखना है। एग्जामिनर को लगना चाहिए आपका ड्रीम लिटरली बड़ा है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो आप बहुत अच्छे से लिखोगे कि सपोज मेरा ड्रीम जो है पायलट बनने का है, मैं पायलट क्यों बनना चाहती हूँ, क्या क्या बेनिफिट है, बाकियों से वो जॉब अलग क्यों है, मैंने ये जॉब क्यों चुनी, वो मैं कैसे रियलिटी ला सकती हूँ उसको लाइफ में, मैंने उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे। आपके पैराग्राफ में आपकी पूरी हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। आप भले ही आपका वो ड्रीम हो या ना हो, पर आपको एज पर द आंसर शीट बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा एग्जामिनर पढ़ना चाहता है। कोई भी टॉपिक आ सकता है, कोई भी। और हमेशा टॉपिक ना आजकल की सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आजकल करंट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं। एक तो आपको सीवी लिखना जरूर आएगा। सीवी में आप क्या करोगे, सीवी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर नेम, सिंगल हो मैरिड हो, ये फॉर्मेट प्रॉपर लिखना है। सीवी का मतलब ये नहीं आप अपना ओरिजिनल नाम लिख के आ रहे हो, नहीं। आप किसी भी एक्स वाई जेड का नाम लिखो, कोई भी एड्रेस लिखो, बस आपका जो मेन मैटर है ना, अप का और डाउन का, वो प्रॉपर होना चाहिए। बीच में आप हॉबीज लिखो, एजुकेशनल आप कुछ भी लिखो, मास्टर्स लिख दो, पीएचडी लिख दो, कुछ भी लिख दो। उन्होंने आपकी नहीं पूछी है, उन्होंने पूछा एक फॉर्मेट बनाओ सीवी का। इसके अलावा जो आपको आ सकता है, राइटिंग लेटर आ सकता है, आपसे कोई भी कम्युनिकेशन की आ सकता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको आंसर देना है। एग्जाम्पल में, हाय माय नेम इज ओमर, आर यू वेटिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द स्क्रिप्ट राइटर फॉर द रेडियो स्टेशन। अब एक लाइन से पता लग रहा है कि ये जो कन्वर्सेशन हो रही है, ये कोई दो लोग हैं जो वहां पे बैठे हैं, इंटरव्यू की स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हैं, जो उन्हें अंदर इंटरव्यू देना है, उसके रिगार्डिंग पूरी कन्वर्सेशन हो रही है। तो आपको माइंड अपना इतना ओपन रखना है कि आपने स्टार्टिंग कन्वर्सेशन की दो लाइनें आएंगी और हो सकता है आपको कहे कि आगे की लाइनें आपको बनानी है। आप कहीं भी किसी से नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हो, बस आपको उसको ही अच्छे से ब्रीफ करके लिखना है। सपोज पहली लाइन आ गई है, हाय माय नेम इज ओमर, सेकंड भी आ गई, हाय आई एम सुरेया, यस ऑल्दो आई डिडंट रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वॉक इन इंटरव्यू, आई हैवंट रियली प्रिपेयर्ड। वॉक इन इंटरव्यूज क्या होते हैं? वॉक इन इंटरव्यूज मतलब एक कंपनी वॉकिंग इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कराती है, उसमें कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन जाती है थ्रू ईमेल, मैसेजेस, कॉल, और कोई भी कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सारे कैंडिडेट्स का उसमें इंटरव्यू लेंगे एंड जो भी टॉप होगा उसको सेलेक्टेड कर लेंगे, उसको वॉकिंग इंटरव्यूज कहते हैं। इस टाइप की कन्वर्सेशन आपको कंटिन्यू करने के लिए आ सकती है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, सारी हमारी रेगुलर डे टू डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत है, आप एक दो एक्टिविटी पढ़ लो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। तीसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जॉब एडवर्टीजमेंट। आपको जॉब कैसे मिलेगी? अब एडवर्टीजमेंट का मतलब ये नहीं आपको छपवानी, आपको एडवर्टीजमेंट पे ध्यान रखना है कि वो मेल पे आ रही है, एप्लीकेशंस पे आ रही है, न्यूज़पेपर पे आई है, कैसे आई है। इस पूरे चैप्टर में उसकी क्लैरिटी दे रखी है। तो आप जहां भी जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप वो एडवर्टीजमेंट कहाँ से लेकर आ रहे हो। प्लस आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप किसी जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में कैसे दे सकते हो। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं जॉब्स के लिए। सपोज एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे लिखना है, पोजीशन ऑफ टू फुल टाइम सीनियर कंसल्टेंट इन फिजिक्स। इसमें क्या है, पोजीशन ओपनिंग हुई है जॉब की, टू फुल टाइम मतलब
एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है फुल टाइम। फुल टाइम मतलब पूरे टाइम के लिए, फुल डे के लिए काम करेगा, 8 to 9 आवर्स के लिए। हाफ डे मतलब 4 to 5 आवर्स के लिए काम करेगा। किस पोजीशन के लिए हुई है? क्लैरिटी ऑनलाइन अबव में मेंशन है, सीनियर कंसल्टेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए सीनियर कंसल्टेंट चाहिए। अब उसमें क्या क्या चीजें, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप जॉब की दे रहे हो एडवर्टीजमेंट कहीं भी, तो आप क्या लिखोगे? जॉब की लोकेशन का सबसे पहला, उसके बाद जॉब की डेट, जिस दिन आप उसको लिस्ट कर रहे हो मतलब एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो उस दिन की डेट क्या होगी। तीसरा, आप जिस जॉब के लिए दे रहे हो उसके लिए आप एज बताओगे, इस साल से इस साल तक का बच्चा अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस पोजीशन के लिए, आप उसको क्या सैलरी दे सकते हो, कैसे वो अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है उस एप्लीकेशन की। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के सैंपल दे रखे हैं, आप कोई भी बनाकर लिख सकते हो, कोई भी रिलेटेड आ सकता है किसी भी पोजीशन के लिए। आपको मेन मेथड आना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है, आपका क्या क्या स्कैनिंग प्रोसेस है, सेलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट व्हीकल है, और आपका मेक अ लिस्ट है, आपको लिखना कैसे, आपको मेन वो आना चाहिए। अब यहाँ पे है माई लेडी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्लैरिटी है कंपनी का नाम है। अ फास्ट ग्रोइंग फैशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन सिंगापुर इज लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स मार्केट डिवीजन। एक सिंगापुर की कंपनी है जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो अपनी मार्केट को और बढ़ाने के लिए मार्केटिंग डिवीजन में पर्सन हायर करना चाहती है। अब उसको एक नहीं बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, नीचे लिखेगा क्या क्या पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर्ड फॉर सेल्स ऑफिसर, एरिया सेल्स मैनेजर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब जब वो इतनी सारी रिक्वायरमेंट लिख रहा है, लिखेगा कैंडिडेट कितने साल एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी नो बार का मतलब क्या है? हर पोजीशन की अलग अलग सैलरी है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, कंपनी डिसाइड करेगी इंटरव्यू के बाद, इसलिए हम लिख देते सैलरी नो बार। नीचे लिख दिया अपॉइंटमेंट कॉन्टैक्ट के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। ऐसे आपको कुछ भी आ सकते हैं, आपको बस रेगुलर से अपडेट रहना है। एडवर्टीजमेंट क्या होती है, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, सीवी क्या होता है, सीवी में क्या लिखा जाता है, पैराग्राफ है, आपको कोई भी एस्से लिखने को आ गया, एस्से का फॉर्मेट कैसा है वो भी मैं अभी आगे आपको बता देती हूँ। पहले हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। और एडवर्टीजमेंट हो गई, और आपके मैंने अभी बताया स्पीकिंग, रोल प्ले, टेलीफोनिंग। अब एक इंटरव्यू के लिए स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे स्पीकिंग जो इंटरव्यू होने लग गए हैं वो ओवर द फोन भी होते हैं एंड फेस टू फेस भी होते हैं। जो ओवर द फोन है उसमें हमारे फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं दिखते हैं, हम स्माइल कर रहे हैं या हमारा बिहेवियर कैसा है, फिजिकल एक्सप्रेशन कैसे है, वो सामने वाला पर्सन नहीं देख सकता। तो हमारी स्पीकिंग स्किल उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपकी टेलीफोनिक पे कन्वर्सेशन कैसी है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होता है इनिशियल स्टेज होता है किसी भी इंटरव्यू का। अब मान लो सपोज मैं आपको कोई एग्जांपल बताती हूँ आगे जाके। एक हमने पढ़ा स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब ओवर द फोन। अब दूसरा राइटिंग, रिस्पॉन्डिंग टू एन एडवर्टीजमेंट। सपोज आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी, अब आपको रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई कैसे करोगे? आप लिखोगे कि मैंने यहाँ पे आपकी एडवर्टीजमेंट देखी, इस न्यूज़पेपर में देखी, इस डेट को आपने पोस्ट करी थी, एंड मैंने अपना सीवी और रिज्यूम अटैच किया है इसमें, और आप देख सकते हो जो आपकी क्लैरिफिकेशन क्वालिफिकेशन आपने मांगी है वो मैं उसको फुलफिल करती हूँ, एंड मेरा एक्सपीरियंस भी उसको फुलफिल करता है, तो मैं ये जॉब अप्लाई करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे चांस दो इंटरव्यू के लिए। ये होता है राइटिंग रिस्पॉन्डिंग टू एन एडवर्टीजमेंट। अब आपको या तो लिखने को आ सकता है एडवर्टीजमेंट जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल समझा, या फिर आपको आ सकता है रिस्पॉन्डिंग टू एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आएगा, आपको अपने कंपनी की तरफ से सोचना है कि आपने कैसे एक एडवर्टीजमेंट बना के प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है। अगर आपको रिस्पॉन्ड आ रहा है तो आपको लिखना है कि आपने उस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड करना है, तो वो हमारा राइटिंग कम्युनिकेशन होता है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें। चलो एक डायलॉग स्पीकिंग का कवर कर देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैरी बोलती है इंडिगो पब्लिशर, कैन आई हेल्प यू? देन सेकंड पर्सन बोलता है आई वांट टू इंक्वायर अबाउट द पोस्ट ऑफ सेल्स ऑफिसर इन योर पब्लिशिंग हाउस। इसमें क्या आ रहा है, इंडिगो पब्लिशर से बात हो रही है, वो लेडी पूछ रही है जो आपके काउंटर बैठे, कैन आई हेल्प यू? दूसरे वाले ने जवाब दिया कि मेरे को यहाँ पे जो पोस्ट है सेल्स ऑफिसर उसके लिए अप्लाई करना है। अब आगे कन्वर्सेशन क्या होगी, वो बोलेगी फोन पे
होल्ड ऑन, मैं आपको कनेक्ट करती हूँ आपकी कंसर्न टीम के साथ। तो वो नाम बताएगी जिसको कनेक्ट कर रहे हैं और उसकी क्या पोजीशन है। सामने वाला पर्सन वेट करेगा एंड वो बोलेगा गो अहेड, यू आर थ्रू। अब उसके बाद वो आगे थर्ड पर्सन से बात कर रहा है। फर्स्ट का रोल खत्म हो गया, काउंटर पर्सन का। अब आपका डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है जो आपका कंसर्न पर्सन है। उसको हम ब्रीफिंग देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। सामने वाला पर्सन, आपको क्वेश्चन क्या होगा, आपकी क्वालिफिकेशन की है। आपको ओवर द फोन अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, जो भी आपको लिखना है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। उसके बाद वो पूछेगा कि आपको यहाँ पे किसने बताया, आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा। फिर पूछेगा कि क्या सैलरी है, क्या टाइमिंग्स हैं, और आप अपना रिज्यूम भेजो। ये कन्वर्सेशन ओवर द फोन होगी, वो ईमेल आईडी मांगेगा, देन हम उसको रिज्यूम भेज देंगे। ये एक कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब। अब मान लो सब हो गया, हमने जॉब के लिए अपने आप को प्रोफाइलिंग भी कर ली, अब हमने आगे जॉब सर्च भी कर ली, जॉब एडवर्टाइजमेंट में पता लग गया। तो लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। अब हमें इंटरव्यू हमारा डिसाइड हो गया, अब हमें जाना है जॉब इंटरव्यू के लिए। अब खुद को प्रिपेयर करने कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपके अंदर। यू आर इन कंट्रोल, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू क्या है, परफेक्ट इंटरव्यू कैसे देते हैं, आपको क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको कैसे स्माइल रखनी है। क्योंकि जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी स्माइल, आप सामने वाले से कैसे हंस के बोल रहे हो, बात कैसे कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप सामने वाले की पूरी बात सुन रहे हो फिर जवाब दे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ। अब देखो क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैसेज यू हैव टू जस्ट रीड एंड कंप्लीट द लिस्ट, सिलेक्शन क्रिएशन फॉर द विनिंग कैंडिडेट्स। इसमें आपको एक एक वर्ड्स लिख के आपको उसको कंप्लीट करना है। अ कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग, ability to, quality of, must, should have। इसमें आपको लिखना है कि आपको उस जॉब के लिए क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। मस्ट मतलब उस जॉब के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी। शुड हैव, ये तो होना ही चाहिए। अब नीचे द कैंडिडेट मस्ट नॉट, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, वो आपको लिखना है। वो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाता है जब हमें कोई एडवर्टीजमेंट मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एक कन्वर्सेशन आपको और बताती हूँ। ए पार्ट दिख रहा है, बी पार्ट दिख रहा है। ए में एक पर्सन बोल रहा है हेलो सविता, हाउ आर यू। सेकंड पर्सन जवाब दे रहा है थैंक यू वेरी मच सर, यू हेल्प अलॉट। फिर बात हुई हाय विकास, कमिंग टू सी द मूवी, यस हियर इट इज। ये शॉर्ट है। गिवन बिलो आर टू पार्ट्स ऑफ ब्रीफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन ऑन वेरियस अकॉर्डिंग ओकेजन इन डेली लाइफ। इसमें बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन होती है जिसमें वर्ड टू वर्ड हुआ है एंड इसमें एक ही लाइन में सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, मैच पार्ट वन ऑफ द कन्वर्सेशन विद द पार्ट बी। अब आपको पढ़ना है हेलो सविता हाउ आर यू, इसको आपको मैच करना है जो बिल्कुल फाइन बैठता है, यानी बिल्कुल फिट बैठता है। इसका मतलब हेलो सविता हाउ आर यू, तो इसका आंसर डी से मैच करा, फाइन थैंक यू। ऐसे ही आपको सेंटेंस ऐसे देखने कि सामने वाले ने क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको आंसर में क्या देना है। अगर सपोज कोई पूछता है मे आई नो योर नेम प्लीज, थर्ड वाला, तो कोई सामने वाला जवाब क्या देगा, आई एम रूपा त्रिवेदी, तो इसका आंसर मैच होगा जी से। तो ये बहुत सिंपल है कन्वर्सेशन का आंसर ढूंढना। ये आपको टेबल आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। दूसरा है लिसनिंग ऑफ द बीटन ट्रैक। अब आपको कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स विद आइडिया फ्रॉम व्हाट यू जस्ट हर्ड। आप जो सुनते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है। सिंस द इंटरव्यू कांट सी यू, नोडिंग इन रिस्पॉन्स टू व्हाट दे आर आस्किंग ऑन द फोन, द स्पीकर फोन इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज। आपको रीजंस लिखने हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइटिंग एंड स्पीकिंग, सम फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क, व्हाट आर योर करियर गोल। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज योर करियर गोल्स।
वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 और 10 years फ्रॉम नाउ, वाई शुड बी हाई यू। तीन बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन पूछता ही पूछता है। पहला, आपके गोल्स क्या है, आपके गोल्स आपने क्या डिसाइड कर रखे हैं। आपको जो आपने लिटरली सोच रखा आपको वो नहीं देने, आपको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आंसर देना है। फिर कंपनी पूछेगी कि हम आपको हायर क्यों करें, आपको कंपनी को ऐसा आंसर देना है कि सामने कंपनी वाला आपको बोले कि हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। और वो पूछेगा कि आप अपने आप को 5 से 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, तो आप बताओगे मैं इस कंपनी को ग्रो करके एक अचीव करना चाहता हूँ लेवल, और अपना प्रमोशन करना चाहता हूँ सेम कंपनी में। कंपनी जो सुनना चाहती है आपको वो जवाब देने हैं। उसके बाद आपके इंटरेस्ट क्या है, आपने कॉलेज कहाँ से किया है, आपकी ग्रेटर अचीवमेंट क्या है, ये सारे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 15, इसमें कंपनी कुछ भी पूछ सकती है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो आपको प्रिपेयर करके जाने होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आगे आपका, इसके बाद में आपका ब्लॉक 2 डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ब्लॉक 2 में हमारा जो टॉपिक्स कवर होंगे, यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, पोर्टफोलियो मेकिंग, राइटिंग योर सीवी, प्रिपेयरिंग टू एंड फेस इंटरव्यू। अब इसमें पहला टॉपिक ये आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब जब भी हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या हम जब कोई ऑन जॉब जा रहे हैं, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे किस सेंस से बैठे हैं, कैसे स्माइल कर रहे हैं, कैसे हैंडशेक कर रहे हैं, हमारा सिटिंग पोस्चर वगैरह सब मैटर करता है। पोर्टफोलियो मेकिंग, हम अपनी प्रोफाइल को किस हिसाब से बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे। राइटिंग योर सीवी, जैसे मैंने पिछले ब्लॉक में अभी बताया कि सीवी को कैसे लिखना है उसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। प्रिपेयरिंग टू फेस इंटरव्यू, फेस टू फेस जो इंटरव्यू होगा उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसमें पहले हम करेंगे आपका फर्स्ट ब्लॉक, चैप्टर 1। इसमें आगे यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में हम मेन मेन चीजें कवर करते हैं, जैसे आपके वॉक स्टाइल कॉन्फिडेंस शो करता है, स्टैंडिंग विद हैंड ऑन हिप आपका एग्रेशन शो करता है, सिटिंग विद लेग्स क्रॉस बोर्ड बोर्डोम शो करता है। तो ये सारे जो है ना, आपके पोस्चर बहुत ओके होने चाहिए, तभी आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। कई बार हमारा रॉन्ग बॉडी पोस्चर हमारे इंटरव्यू को रिजेक्ट कर देता है पहले ही देने से पहले ही। तो ये बहुत मैटर करता है। अब बात हो रही बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग इंटरव्यू। ड्यूरिंग इंटरव्यू हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ये एग्जांपल देख सकते हो आप। बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू। When you appear for an interview, it is important to remember that beside your resume, you are going to be watched for the clothes that you wear, how you present yourself during the interview itself. इसका मतलब आप कैसे पहन के जा रहे हो, सबसे पहला ये देखा जाएगा। आप वहां जाके कैसे बैठे हो, ये देखा जाएगा। उसके बाद जो नॉट ओनली आपका रिज्यूम से पढ़ के वो आपको देखेगा, बल्कि आपके बैठने के पोस्चर से, आपके चलने के पोस्चर से, आपके स्माइलिंग फेस से, आपके बात करने के तरीके से, क्लोथिंग से, हर चीज मैटर करती है आपके लिए इंटरव्यू में। आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके बाद इतना ब्रीफ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रही हूँ कि जो आपके काम की चीज पेपर में आ सकती है। अब स्पीकिंग अ टेलीविजन इंटरव्यू, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि जनरली पेपर में नहीं आता है। ये काफी लॉन्ग सेंटेंसेस हैं। आपसे जो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा उसमें मैं आपको ज्यादा ब्रीफली बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, आपसे इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं पोस्चर वगैरह कैसे होते हैं। आपको एक्टिवनेस दिखानी चाहिए, एक्टिवनेस कैसे दिखा सकते हो आप। उसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आप प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ बैठो, उसकी बात सुनो। पूरे चैप्टर में आपका ये सब दिखा रखा है। उसके बाद आपका हम आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2, पोर्टफोलियो मेकिंग। पोर्टफोलियो मेकिंग का मतलब व्हाट अ पोर्टफोलियो इज, क्या है पोर्टफोलियो।
ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो। अब ऑर्गेनाइजिंग में इज अ पोर्टफोलियो जस्ट अनदर वर्ड फॉर अ रिज्यूम। ये पूछ रहा है कि क्या ये चीज एक पोर्टफोलियो रिज्यूम का अनदर वर्ड है? नहीं। इज अ रिज्यूम इंक्लूडिंग इन द पोर्टफोलियो? कैन वन पुट पिक्चर इनटू पोर्टफोलियो? तो ये पूछना चाह रहा है पोर्टफोलियो है क्या एक्चुअल। Why is a portfolio worth for the work? It helps you to make focus preparation for interview. आपको फोकस होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, क्या बात करनी है। Convince others to your skills, abilities, qualities pertaining to job requirement. Showcase and hence community your skills clearly. आपके पास जो भी स्किल्स है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। क्रिएट अ पर्सनल डाटाबेस। आपको अपना डाटाबेस इकट्ठा होना चाहिए आपके पास। आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, आप इंटरव्यू के लिए कितना प्रिपेयर हो, वो जो प्रोफाइलिंग होती है उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। यू स्टार्ट बाय द डेवलपिंग अ पोर्टफोलियो कलेक्शन। पोर्टफोलियो का मतलब कलेक्शन दैट कंटेन ऑल ऑफ योर आर्टिफैक्ट्स, जिसमें आर्टिकल, अवार्ड, ब्रोशर, कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, ड्राइंग, डिजाइन, रेफरेंस, मैरिट रिव्यूज, फोटोग्राफ, प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो सकता है। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपका पोर्टफोलियो के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी क्या होती है। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं इसमें आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ग्रामर देखनी होगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ड कहाँ पुट करना है, किसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। उसके बाद आता है राइटिंग। सेल्फ प्रोफाइल। सेल्फ प्रोफाइल में एक एक्टिविटी करके बताती हूँ। करंट जॉब प्रोफाइल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो आप करंट जॉब में ले रहे हो, स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप जॉब करने वाले हो उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अवार्ड, स्कॉलरशिप, क्या आपको कभी स्कॉलरशिप मिली है, कभी आपने कोई अवार्ड जीता हो, आपका कैरियर में क्या पाथ है, आप अगले 5 साल में क्या करना चाहते हो लाइफ में, उसकी क्लैरिटी आपको देनी होती है। उसके बाद आती है स्पीकिंग प्रेजेंटेशन। उसके ऊपर एक एक्टिविटी आ रखी है, मेक अ प्रेजेंटेशन टू योर क्लास or friend on why you think it is essential to have a portfolio while applying for a position in an organization। अब मैंने अभी ऊपर बताया पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है, क्या क्लैरिफाई करता है, पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब आपको एक्टिविटी बनानी है। लिसनिंग, क्रिएटिंग अ वेब वर्जन ऑफ योर पोर्टफोलियो, ये लिसनिंग पार्ट भी होता है इसमें। उसके बाद हमारा आता है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद आपका कवर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग योर सीवी। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, बट 10 नंबर आप पूरे अच्छे से इससे ग्रैब कर सकते हो। कैसे करना है, आप उस पर ध्यान देना है हमें। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, आपको वैसे ही बिल्कुल लिखना है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब अप्लाई करें, हमारा रिज्यूम सेम रहता है। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे घुमा के आएगा, राइट अ सीवी, जिसमें आपको अपना क्लैरिफाई करना है क्या, नेम। उसके बाद सिस्टर नेम मैटर नहीं करता, आपको फादर नेम लिखना है इसकी जगह पे, डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये सब लिखा हो ना, ब्रीड ऑफ पेट डॉग, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको मेन मेन चीजें लिखनी है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर। मतलब सीवी में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन लिखनी है जो आपको आगे कंपनी को बेनिफिट हो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब हम पढ़ते हैं सीवी है क्या। योर curriculum vitae is your most important weapon when it comes to your job hunting। मतलब जब भी आप जॉब के लिए हंट करते हैं, आप जो एक प्रोफाइलिंग बनाते हैं अपनी, एक पेपर पे अपनी डिटेल्स लिखते हैं, उसको कहते हैं सीवी, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स रिज्यूम। अब मैं आपको बताती हूँ, सीवी की लेंथ होनी चाहिए। लेंथ में भी ऐसा नहीं आपने कुछ भी उठा के लिख दिया, अपने बारे में लिखना है। अब आपको सीवी में क्या क्या इंक्लूड करना है जो आप मिस नहीं कर सकते। एक सीवी अगर आपने ये सब मिस किया, आपके नंबर नहीं मिलेंगे। कैरियर हिस्ट्री होनी चाहिए, अगर आपकी कहीं भी प्रीवियस जॉब चल रही है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि आपको क्या एक्सपीरियंस है। स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज है वो लिखनी है। अवार्ड्स क्या हैं, आपने आज तक क्या क्या अचीव किया, आपको क्या क्या अवार्ड मिला है। कॉन्टैक्ट डिटेल, ये डिटेल मिसिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों,
इसी के बेस पे आपको जॉब मिलती है। बट आपको जो आंसर लिखना है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल भी करके बताती हूँ अभी सीवी का। अब ये कह रहा है सीवी में आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट लिखना है, एडिशनल स्किल्स लिखनी है, एजुकेशन लिखनी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। एजुकेशन में भी ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया कि मैंने जी बीए कर रखी है, यहां से नहीं, आपको प्रॉपर लिखना है। अब मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताती हूँ अपना लिखने का क्या होता है। सबसे पहले आप टॉप में अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, देन मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर के बाद आपको ईमेल आईडी लिखनी है। अब ये देखो यहां से शुरू करते हैं, आपको यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कैरिकुलम विट्यू पहला टॉप में लिखेंगे, ये जरूर लिखना है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है, आप रिज्यूम लिखो, ब्रैकेट में सीवी लिख दो। उसके बाद आपने अपना लिखना है नेम, नेम यानी फुल नेम लिखना है। जरूरी नहीं आप अपना ही लिखो, सपोज आपका नाम है प्रिया कुमारी, तो आप उसके बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, एनी, लड़के का नाम, लड़की का नाम। सपोज आपने लिख दिया मुकेश कुमार, फुल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद अपना फुल एड्रेस लिखोगे, आपको अपना नहीं डालना है, कोई भी रैंडम कोई भी एड्रेस उठा के डाल सकते हो। उसके बाद टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको वो इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी, हो सकता है वो कंपनी ज्यादा प्रोफेशनल हो, आपको फोन पे कांटेक्ट ना करके ईमेल करे। तो ये चार लाइनें होगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब क्या है, आपने कोई काम कर रखा है पहले या नहीं कर रखा, कर रखा है तो आप लिखोगे कि मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, तो आप लिख दोगे कि मैंने यही एक्सपीरियंस कर रखा है, ये मेरी प्रीवियस जॉब है। अपनी प्रोफाइल में लिखोगे कि आपने अपनी डिटेल लिख दी। अगर आपके अंदर कोई एडिशनल आपके पास अचीवमेंट है, या फिर आपको लगता है कि अपनी कोई एबिलिटी लिखनी है, कोई इंटरेस्ट लिखना है, या आपको अपने अंदर कोई खूबी नजर आती है जो कंपनी के लिए फायदेमंद है, वो लिखनी है। एजुकेशन में आपने 10th कहाँ से करी, आपने 12th कहाँ से करी, अब उसको लिखते कैसे मैं आपको बता दूं। एजुकेशन क्लास 10 फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड इन 2016। फिर आप लिखोगे क्लास 12 इन 2018 फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। उसके बाद लिखेंगे बीए फ्रॉम इग्नू इन 2019, जो कंप्लीट ईयर होगा वो लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे मास्टर्स फ्रॉम, पूरा लिखना कोर्स का नाम, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऐसा नहीं बीए लिख के छोड़ दिया, मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। उसके बाद आपके लिखोगे मास्टर्स इन टूरिज्म या मास्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिस भी चीज में आपको लिखना है वो लिख दिया, कौन से ईयर में खत्म किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया। एक लाइन में आपको पूरा लिखना है, जैसे मैंने बताया 10 फ्रॉम दिस बोर्ड इन 2016, 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड इन 2018। उसके बाद आ गया बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम इग्नू इन 2021। फिर आप लिखो मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इन 2023। फिर हम बात करते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सपोज आपको ज्यादा लंबा नहीं करना, आपको नॉलेज नहीं है वर्क प्रोफाइल की, आप सिंपल लिखो आई एम फ्रेशर, सिंपल। अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत जॉब प्रोफाइल की, तो आप लिख दो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स और कॉलिंग एक्सपीरियंस, कुछ भी लिख दो। एडिशनल स्किल्स क्या है, एडिशनल स्किल्स में आपका क्या आएगा। सपोज आपको माइक्रोसॉफ्ट आता है, एमएस वर्ड वगैरह आता है, आप उसको क्लैरिटी में 2-3 लाइनें बढ़ा के लिखो। एमएस वर्ड आता है मुझे, एमएस आपको एक्सेल आता है, आपको पावर पॉइंट आता है, आपको टेली आता है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम पता है, आप यहाँ एडिशनल में लिखोगे। इंटरेस्ट, अगर आपका किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको वो लिखना है। मतलब आपको अपना इंटरेस्ट लेना है कि किस किस चीज में है, 3-4 लिख दो काफी होते हैं। उसके बाद रेफरेंस, आपको ये नहीं है कि यहाँ पे आप रेफरेंस छोड़ दो लिख के आ जाओ, आप लिख दो कुछ भी। रेफरेंस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, रेफरेंस फ्रॉम कोई भी नाम लिख दो आप उठा के लड़की का, मान लो प्रिया कुमारी या फिर रीना कुमारी फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें अगर आपने एक भी लाइन मिस करी, आपको 10 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, बट अगर आप प्रॉपर लाइन से फॉर्मेट लिख रहे हो तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। अब रेफरेंस के बाद आपको जो खत्म करना है वो कैसे करोगे आप, या तो आप नीचे डिटेल में लिख दोगे फिर से नेम, फादर्स नेम, आपका
आई एम सिंगल, मतलब सिंगल करना है, ये नहीं लिखना आई एम सिंगल, लिखना है आपका मैरिटल स्टेटस, फिर लिखना सिंगल। नेम प्रिया कुमारी, फादर्स नेम आप कुछ भी फादर नेम लिख दो, मिस्टर कुछ भी कुमार। उसके बाद फिर आपका आ गया नीचे डेट ऑफ बर्थ हो गई, क्योंकि हमने ऊपर से नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी दी है, तो अगर आप देना चाहते हो तो नीचे आप और लेंथी करने के लिए उसको लिख सकते हो, नंबर ग्राफ करने के लिए। उसके बाद आपका ये हो गया सीवी, तो 10 मार्क्स का आपका सीवी तो आएगा ही आएगा, जो आपको पूरा कवर करना है। उसके बाद आपको लास्ट आ सकता है इंटरव्यू की कोई भी कन्वर्सेशन, 10 मार्क्स की। अब इसको ध्यान से देखना, प्रिपेयरिंग टू फेस एन इंटरव्यू, इसका मतलब फेस टू फेस जो इंटरव्यू होगा उसकी कोई भी कन्वर्सेशन आएगी आपको, उसके ऊपर 5 मार्क्स की भी आ सकती है, 10 की भी आ सकती है। मेनली आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लिख देंगे और आपको उसको कंप्लीट करना है। या ऐसा भी लिखा आ सकता है कि आप कोई भी एक कन्वर्सेशन लिखो, इंटरव्यू के बीच में क्या क्या बात होती है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कुछ भी लिख दो कि इंटरव्यू ने क्या, ऐसे लिखना इंटरव्यू ने क्या पूछा, फिर नीचे लिखना कैंडिडेट ने क्या रिप्लाई किया। नाम लिखने की जरूरत नहीं, इंटरव्यूअर लिख दो फिर कैंडिडेट। इंटरव्यू ने पूछा हाय हाउ आर यू, कैंडिडेट ने रिप्लाई आई एम फाइन हाउ अबाउट यू, नॉर्मल हालचाल पूछा। उसके बाद उसने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर सामने वाले ने लिखा माई सेल्फ इज प्रिया कुमारी एंड आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड इट विल बी completed इन 2019 और 2023, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है उसके अंदर, कुछ भी आपको कन्वर्सेशन लिखनी है जो आपको कंप्लीट करनी है। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, इंटरव्यू पूछ रहा है व्हाट इज द इंटरेस्ट, व्हाट इज द हॉबी, आप उसको कुछ भी आंसर लिख सकते हो। और वेयर यू डन योर ग्रेजुएशन, वेयर यू कंप्लीटेड योर 12th, कुछ भी क्वेश्चंस बना के आपको उसका सिंपल आंसर लिखते हैं। जरूरी नहीं है वो बहुत टेक्निकल होना चाहिए, आप कोई भी 10 वर्ड लिख सकते हो जिसमें इंटरव्यू ने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं एंड कैंडिडेट ने उसके 10 के रिप्लाई करे हैं। अब क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आ सकता है, मैं आपको बता देती हूँ अगर मेरे को अभी कोई एग्जाम्पल मिलता है इसमें तो। प्रिपेयरिंग माई रेफरेंस शीट, अब ये इंटरव्यू ने पूछा सैलरी एक्सपेक्टेड क्या है आपकी, क्वेश्चन फॉर रिक्रूटर क्या है, मतलब कि इंटरव्यू ये भी पूछ सकता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, और आपके अदर डॉक्यूमेंट्स, और कोई भी कन्वर्सेशन आप लिख सकते हो। इसमें आपको मेनली 10 या 11 क्वेश्चन पूछने होते हैं। कंप्लीट द डायलॉग विद द करेक्ट मॉडल वर्ब्स, जनरली आपको कन्वर्सेशन आती है। अब हम ब्लॉक 3 पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम ब्लॉक 3 में क्या है, अब हम जो भी पढ़ेंगे ना इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम वर्क प्लेस के हिसाब से स्किल्स देख रहे हैं। जो भी हम बातें करेंगे वो प्रोफेशनल ऑफिस के हिसाब से होंगी। तो पहली बात करते हैं यूनिट 9, एटिकेट्स, कल्चर अवेयरनेस एंड जेंडर परस्पेक्शन। अगला है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, असेंशियल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड वर्क एथिक्स। अब पहले में क्या बात हुई है, एटिकेट्स बात हुई है, कल्चर वगैरह के बारे में बात हुई है। तो एटिकेट्स क्या है, एटिकेट्स की डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, मैं आपको बता देती हूँ एटिकेट्स क्या है। एटिकेट्स द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर, हम कैसे बात कर रहे हैं ये हमारे एटिकेट शो करता है। उसके बाद आपको इन सब की डेफिनेशन नहीं आती, बस आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ उसका मीनिंग क्या। अब आपको कुछ आगे आपको पता ही नहीं है एटिकेट्स क्या है, तो आप आंसर क्या लिखोगे। अब आपको पता अगर एटिकेट्स क्या है, आप उसके ऊपर लिख सकते हो कि बिहेवियर के ऊपर बात करनी है आपको। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग कल्चर डिफरेंस, लिसन टू अ टॉक ऑन कल्चर डिफरेंस एंड नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड देम। Grammars, speaking, expression, opinion about workplace etiquettes. Writing, gender and the workplace. Although economic roles between men and women have become more similar over the time, sex differences are still prevalent and tensions still exist in the workplace.
अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क देखा जाता है, मेंस का अलग रहता है, वुमेन का अलग रहता है। अब सपोज ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस कंट्रीज आर इंक्रीजिंग इम्प्लीमेंटिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिस वेयर वुमेन आर गिवन अपॉर्चुनिटी इक्वल टू मेन। अब आज के टाइम पे क्या है, पहले क्या होता था, जॉब्स लड़के करते थे, लड़कियां नहीं करती थी। फिर क्या हुआ, लड़कियों ने जॉब करना स्टार्ट किया, फिर भी प्रोफेशन में डिफरेंस आता था कि ये जॉब लड़के कर सकते हैं, ये जॉब लड़कियां नहीं कर सकते। बट आज के टाइम पे इक्वल है सब। अगर कोई पुलिस की जॉब लड़का कर रहा है तो लड़की भी कर सकती है, पायलट की जॉब अगर कोई लड़का कर रहा है तो लड़की भी कर सकती है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग पहले होता था डिफरेंस, अब कोई डिफरेंस नहीं है। आगे ब्रीफ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर का क्या मतलब है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोच रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में यानी कंपनी में एक कस्टमर को समझना वो क्या मैटर रखता है इसमें। डिफरेंस बिटवीन अ टेलीफोनिक एंड फेस टू फेस बिजनेस कन्वर्सेशन। टाइप ऑफ कस्टमर पे डिपेंड करता है, व्हाट आर एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच कस्टमर टाइप, हाउ टू हैंडल ईच कस्टमर टाइप, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द राइट टोन ऑफ वॉइस फॉर ईच कस्टमर। अब आपको फोन पे कैसे बात करनी है, वो टोन कैसा होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पेशेंट इन डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर, फ्रेजेस टू यूज इन हैंडलिंग कस्टमर। डिफिकल्ट कस्टमर क्या है, हर कस्टमर का नेचर एक जैसा नहीं होता। किसी को हम सिंपली अपनी बात समझा पाते हैं, किसी को नहीं समझा पाते। पर डिफिकल्ट कस्टमर उसे कहा गया जो इजिली हमारी बात पे कन्विंस ना हो, हम इजिली उसे अपनी बात को समझा ना पाए। और इसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, आपको उन्हें अपनी नॉर्मल राइट टोन से कैसे कवर अप करना है, कैसे बात करनी है। अब रीडिंग, एज ह्यूमन बीइंग वी ऑल डिस्प्ले डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली व्हेन अंडर स्ट्रेस। अब क्या हमें गुस्सा आता है, हम गुस्से में बात करते हैं। In face-to-face situation, the body language and the facial expression of the person you are speaking to tell you how they are feeling, thus making it easier for you to give appropriate response. However, on the telephone, you need to able to recognize different types of people purely from the choice of word and their tone of voice. सामने तो आप बंदे की बॉडी लैंग्वेज से पहचान लोगे कि बंदा क्या कहना चाहता है, कैसे पोलाइट बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है। फोन पे आप कैसे करोगे, उसके टोन से, उसके बात करने के तरीके से, कैसे बात कर रहा है। हाउएवर ऑन द फोन, टेलीफोन, you need to be able to recognize different type of people purely from the choice of word and their tone of voice. This is even more important for those of us who deal with customer over the phone on day to day basis. इसका मतलब क्या है, कुछ कन्वर्सेशन होती है जो फेस टू फेस मिलते हैं ऑफिस में, हमारे कलीग से हो गए, क्लाइंट से हो गए, कुछ होते हैं ओवर द फोन। अब कोई होटल है, होटल पे दिन में इतने सारे फोन आते हैं, तो उनकी हमेशा कन्वर्सेशन ज्यादातर कैसे होती है, ओवर द फोन। उन्हें अपनी बात को समझाने के लिए अपना टोन ऐसा रखना पड़ता है कि कस्टमर को इजीली समझ आ जाए। अब टाइप ऑफ कस्टमर कैसे होते हैं, इनडिसरेक्टिव कस्टमर, रेलुकेंट कस्टमर्स, डिमांडिंग कस्टमर। समझ आ रहे हैं नाम से कि डिमांडिंग होते हैं, बहुत ज्यादा रूड होते हैं, मतलब उनका बिहेवियर रूड होता है। टॉक्टेटिव कस्टमर मतलब बहुत ज्यादा बोलने। पैसिव कस्टमर्स, फिर आपका डिससेटिस्फाई मतलब आप उनके लिए कितना भी कर लो वो हमेशा डिससेटिस्फाई ही रहेंगे। इरिटेट कस्टमर जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोल के इरिटेट करते रहते हैं। पर आपको उन्हें टैकल कैसे करना है, ये वर्क प्लेस पे इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको अपना जो फोकस है वो नहीं हटाना, आपको राइट लैंग्वेज यूज करनी है, आपको अपनी भाषा प्यार से समझानी है। द राइट लैंग्वेज इज अ वेरी पावरफुल टूल while tackling difficult situation, especially while dealing with customer who tend to get emotionally charged or lose their temper। मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। बट आपको अपनी लैंग्वेज कैसी रखनी है, आपको वो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, तो आपको ये सारे पता होना चाहिए कि एक इरिटेटिंग कस्टमर को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, पोलाइट को कैसे कर सकते हो। अब लिस्टिंग में टाइप ऑफ कस्टमर, लिसन टू अ टॉक अबाउट टाइप ऑफ कस्टमर। सम ऑफ दीज कस्टमर टाइप मे बी डिफिकल्ट फ्रॉम दोज इन रीडिंग सेशन। अब क्या टेलीफोन पे हो सकता है डिफरेंट हो, सामने हो सकता है ज्यादा इरिटेटिंग हो, राइटिंग में हो सकता है आपको तब भी राइटिंग में समझना पड़ेगा कि राइटिंग में क्या कहना चाहते हैं।
स्पीकिंग एंड राइटिंग में क्या कहना चाहते हैं? आई एम पॉजिटिव यू हैव नॉट बी चार्ज, सॉरी आई डोंट मीन टू इनकन्विंस यू। आपको ऐसी लाइंस आनी चाहिए जो सामने वाला आपकी बात सुन के कन्विंस हो और उसको गुस्सा ना आए, वो कन्विंस हो जाए इजली। उसके बाद आपका आता है टॉपिक प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, रिदम इन करेक्शन स्पीच। और आपका इनमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बस ये आना चाहिए कि नाउन ग्रामर आपका क्वेश्चन आएगा। आपको डेफिनेशंस वगैरह कुछ नहीं लिखने को आएंगी पेपर में, तो मैं मेन ही आपको कवर कर रही हूँ जो आपको आ सकता है। देन हम बढ़ते हैं आगे। कन्वर्सेशन है ये, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कन्वर्सेशन कैसे करनी है, कस्टमर से कन्वर्सेशन कैसे होती है। फिर आता है हमारा एसेंशियल ऑफ कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है? जो सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत है, जिसमें हम कवर करेंगे कस्टमर सर्विस की लिसनिंग, वोकैबुलरी, रीडिंग, गुड कस्टमर सर्विस, सिंपल कैसे बनाते हैं, स्पीकिंग राइटिंग पे क्या इफेक्ट है, ग्रामर पे क्या है, हमें अपना रिदम कैसा रखना है, व्हाट इज कस्टमर सर्विस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। कस्टमर से आपको बात करनी है, उससे आपने कैसे बात करनी है, कैसे बिहेवियर रखना है। उसके बाद रीडिंग गुड कस्टमर सर्विस मेड सिंपल, मतलब अगर आप कस्टमर को हैप्पी रख रहे हो ना, तो वो आपकी जॉब को इजी कर देता है। यू विल बी जज्ड बाय व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपने उसकी हेल्प करी या नहीं करी। इफ यू ट्रूली वांट टू हैव अ गुड कस्टमर सर्विस, all you have to do is ensure that your business constantly does these things. Answer the phone, मतलब अगर आपको कोई कस्टमर कॉल कर रहा है तो आपको फोन उठाने हैं। उसके बाद आपको जवाब देने हैं, कैसे देना है? प्यार से बोलना है। डोंट मेक प्रोमिस अंटिल यू कीप दैट, ऐसे फेक प्रोमिस नहीं करने जो आप पूरे नहीं कर सकते हो। लिसन टू योर कस्टमर, कस्टमर की पूरी बात सुननी है। डील विद कंप्लेंट, अगर गेस्ट की कोई कंप्लेंट है आप सुनो, आप उसको टैकल करो एंड उसको सॉल्यूशन दो। अब इसमें क्या लिखा है? नो वन लाइक हियरिंग इन कंप्लेंट्स, मेनी ऑफ अस हैव डेवलप्ड अ रिफ्लेक्स ड्रग सेइंग यू कांट हेल्प all the people all the time, maybe not, but if you give the complaint your attention, you may be able to please this one person this one time। मतलब आप पूरी बात सुनो, उसकी कंप्लेंट समझो और उसे सॉल्यूशन दो। बी हेल्पफुल, मतलब आपको उसके पे एक्शन लेना है, उसकी हेल्प करनी है, आप जितनी कर सकते हो। टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप, ऐसा नहीं है आपने बस फॉर्मेलिटी कर दी उसके बाद आपने बोल दिया। आप जितना अपना बेस्ट कर सकते हो उतना करो। थ्रो इन समथिंग एक्स्ट्रा, अगर आप उसके लिए कुछ पैम्पर कर सकते हो, कुछ डिस्काउंट दे सकते हो, कूपन दे सकते हो, वो एक कस्टमर को हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए जोड़ के रखता है। मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ, आप सच बोलो, फेक प्रोमिस मत करो। कस्टमर को पता होना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है, उसको ऐसे लाइज मत करो, साफ झूठ मत बोलो कि उसको पता लग जाए कि आप उसको फेक कर रहे हो, वरना कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। हाउ टू हैंडल मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कंपनीज दैट हैंडल मोमेंट ऑफ ट्रुथ वेल विल टेंड टू हैव द फॉलोइंग 5 कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है? परफॉर्मेंस एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट इज असेस्ड अगेंस्ट द कस्टमर क्राइटेरिया। आपको कैसे रखना है, कहाँ कहाँ पे होता है? कंपनी में, बिल्डिंग में, शॉप में, लॉन्ज में, आपको कहीं भी अपनी जो परफॉर्मेंस है एवरी कॉन्टैक्ट पर्सन अगेंस्ट द कस्टमर अच्छी रखनी है। स्टाफ हु ऑन द प्रॉब्लम रिगार्ड्स इट्स देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं आपने बात सुनी सॉल्यूशन किसी और को दे दिया आप मुक्त हो गए सॉल्यूशन से, नहीं, आपने सुनी है उसको आंसर भी आप ही करोगे, क्योंकि कस्टमर हमेशा 10 लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। कस्टमर को हमेशा वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है, मतलब जिन्हें उन्होंने प्रॉब्लम बताई है उसी से ही उन्हें आंसर सुनना है। स्पीकिंग, स्पीकिंग में देन राइटिंग, ग्रामर लिंकर्स, इसमें से नहीं आ रखे क्वेश्चंस आपको। फिर आते हैं आपके, ये आपके आर्टिकल्स के है, प्रेपोजिशन के, कंजक्शन के, ये तो आपको सारे पता ही हैं, आप स्टार्टिंग से ग्रामर ये सब पढ़ ही रहे हो बचपन से। उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके वर्क
एथिक्स क्या होते हैं? वर्क एथिक्स मतलब आप कैसे वर्क में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक कंपनी में आपके एटिकेट्स क्या हैं, आप वर्क को लेकर कैसे हो, आप कितना ध्यान दे रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, आपने कितना ध्यान दिया नहीं दिया, आपको कोई वर्क मिला है तो आप उसको कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एथिक्स would be a set of moral principle. The word derived from the Greek concept of ethos, which means the characteristics of spirit or attitude of a community, people or system. Work ethics would thus mean morality of work. आप वर्क में कैसे हैं? Work ethic is a universal norm which makes us feel personally accountable and responsible for the work that we do. मतलब हमने जो वर्क किया उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? हमने कैसे किया, उसको अच्छा किया बेकार किया, वो हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिट देगा ना। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा, कंपनी में नाम बनेगा, सब कुछ होगा। अगर आपके एथिक्स बेकार है, आपने अच्छे से नहीं किया, तो कंपनी आपको नहीं हायर करेगी, उसके बाद आपको दोबारा काम भी नहीं मिलेगी, मे बी हो सकता है आपको इन फ्यूचर फायर भी कर दे। वी कैन समराइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क एथिक्स अंडर द थ्री मेजर हेड: इंटरपर्सनल स्किल्स, इनोवेटिंग एंड बीइंग डिपेंडेबल। खुद से आप कैसे कर रहे हो, ये डेफिनेशन है आपकी आपकी जो एथिक्स हो गई। उसके बाद ये आपके कुछ वेब चार्ट्स है, जो कन्वर्सेशन है आपकी ग्रामर्स पूरी करके आपको कंप्लीट करनी है। फिर चैट हिस्ट्री, स्पीकिंग, शॉर्ट वेलकम स्पीच हो गई आपकी। देन ग्रामर, वर्बल फेजेस, मॉडल्स हो गए आपके। फिर लमसम आपके ये आपका आ गया कंप्लीट वेब चार्ट। वर्क एथिक्स के ऊपर आगे इंक्लूड हैबिट, एटीट्यूड, मैनर, अपीयरेंस, बिहेवियर, डेवलपमेंट, चाइल्डहुड एंड इन्फ्लुएंस, हाउ वी गेट लॉन्ग। आपको वर्क से रिलेटेड सारा डालना है कि आपको डिपेंडेंट होना है, हर काम खुद से करना है, कम लोगों की मदद लेनी है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। यही सब आपको ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको आंसर करना है। आपके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, फिर आपकी एबिलिटी, कल्चर क्या होना चाहिए, इमेजिनेशन कैसी होनी चाहिए, काम को नए आइडियाज पे लेके जाने की, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आप ऑन टाइम काम को खत्म कर रहे हो, कम्युनिकेशन कैसी है आपकी दूसरों से बात करने की, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता था, कैपेबिलिटी एंड द विलिंगनेस ऑफ ऑर्गेनाइज, खुद से आप कौन सा बिजनेस वेंचर शुरू कर सकते हो, अकेले आपने कौन से बिजनेस में मेहनत करी है, आपका क्या स्टार्टअप है। ये सारी चीजें इस बुक में थी। अब हम ब्लॉक 4 पढ़ते हैं, फाइनल है इस सब्जेक्ट का। इसमें देखते हैं हम 4 यूनिट है: पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन, मेकिंग प्रेजेंटेशन, राइटिंग बिजनेस लेटर, राइटिंग बिजनेस ईमेल। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके बता देती हूँ अभी। पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन का मतलब क्या है? पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन मतलब कोई भी, इसमें भी हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख रहे हैं, कोई भी डिस्कशन हो रहा है कंपनी में, कोई भी मीटिंग हो रही है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने न्यू आइडिया देने हैं, कुछ भी आपके माइंड में आया है आपको कंपनी से शेयर करना है। मे भी हो सकता है आपका आइडिया अच्छा लगे कंपनी को। मेकिंग प्रेजेंटेशन, कंपनी में बहुत तरह की प्रेजेंटेशन होती है, आपको अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन बनानी है और वो देनी है। राइटिंग बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर किस टाइप के होते हैं, एंड बिजनेस ईमेल क्या होते हैं। ईमेल से समझ आ रहा है किसी को ईमेल करना बिजनेस पर्पस के लिए, तो बिजनेस ईमेल हो जाएगा। बिजनेस लेटर मतलब कोई भी फॉर्मेट है, आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आगे एक्सप्लेन करना है तो बिजनेस लेटर हो गया। चैप्टर में मोर ब्रीफ करके बताती हूँ मैं एक बार आपको। तो पहला स्टार्ट करें, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। इसमें आपका क्या क्या आ रहा है? थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन बिफोर यू बिगिन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिस्कशन बेसिस क्या होता है? Who would say no to an invitation to share idea? Almost everyone start out with let's discuss this. Shall we? Oh yes. We love to talk. मतलब जब आपको अपना कोई आइडिया रखना है ना, तो आपको इन वर्ड से शुरू करना है। It brings out the best and worst in us. People spend significant amount of time interacting with each other and quite part of an interacting in group, policy, food, sports, music, neighbor, family, philosophy, along with everyone under the sky and beyond, has been spoken about, argue upon and discuss. Discussion and requirement. Discussion मतलब किसी चीज से, किसी से भी मीटिंग में डिस्कस करना या किसी वन पर्सन के रिगार्डिंग डिस्कस करना और अपने आइडियाज को रखने को डिस्कशन कहते हैं।
रिक्रूटमेंट मतलब हमें कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमने कोई वैकेंसी ओपनिंग करी है तो हम उसको करेंगे रिक्वायरमेंट। उसके बाद आते हैं व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, हाउ डू इट राइट। फिर आता है हमारा पिक्चर में आपकी एक्टिविटीज आ गई। देन हम कवर करते हैं लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन द इंटिमेटी ऑफ अ डिस्कशन। इसमें हम डिस्कशन के रिगार्डिंग है। अब आपको मैच क्या करना है, मैच द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द सेंटेंस ऑन द लेफ्ट। मतलब आपको एक ऐसा लाइन मैच करनी है जो कंप्लीट करे। इफ द डिस्कशन प्रोग्रेस लॉजिकली एंड एवरी पॉइंट रिटेन फोर्स और लीड आउट फ्रॉम अ व्हाट हैज बीन सेड बिफोर। इसको हमने मैच करना है जो इससे बिल्कुल पर्दा खाए, मीनिंग बने। ये किससे मैच कर रहा है, इट डज नॉट क्रिएट ऑर्डर, यानी इसके बारे में बात नहीं हो रही। द पर्पस ऑफ अ डिस्कशन, ये डिस्कशन की बात हो रही थी तो ये फर्स्ट वाला बी से मैच करेगा। ऐसे ही आपको देखना है किसका किससे मीनिंग बन रहा है। अब लैंग्वेज क्या होता है डिस्कशन का, सैंपल एनालाइजिंग अ टॉपिक स्टार्टिंग द डिस्कशन। कैसे करोगे, गुड मॉर्निंग, हेलो, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट और शेयर विद यू, we are here to talk about, it is said that generally believe that, let's begin with this। तो आप इन लाइन से अपना जो टॉपिक है, न्यू आइडियाज है, वो आप शुरू कर सकते हो। डिस्कशन किसी भी टाइप का हो सकता है, वन पर्सन से, मीटिंग में, इट कैन बी वन टू और ग्रुप। लैंग्वेज ऑफ डिस्कशन कैसा होना चाहिए, फ्री एजुकेशन टिल कॉलेज इज द बेस्ट वे टू। ये एक्टिविटीज है कि आप कैसे कैसे आइडियाज दे सकते हो, उसके ऊपर डिस्कशन है। उसके बाद आई सॉ हिम जंप, आई सॉ हिम जंपिंग, ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, मेन आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आएंगे, इनकी डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो आपको वो पढ़ के जाना है जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आप नंबर ग्रैब कर सकते हो। अगला है आपका मेकिंग प्रेजेंटेशन। मेकिंग प्रेजेंटेशन से समझ आ रहा है, पावर पॉइंट आप सबने यूज किया होगा। उसमें जब पावर पॉइंट में हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रेजेंट करना, उस पीपीटी को, उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद ये तो सारी आपकी एक्टिविटीज है। उसके बाद वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, आप पिक्चर्स डालोगे एक प्रेजेंटेशन में, उसको अट्रैक्ट, मतलब आपको एक ऐसी प्रेजेंटेशन दिखानी है जिसमें पर्सन अट्रैक्ट हो। प्रेजेंटेशन वैल्यूएशन फॉर्म, नेम ऑफ द प्रेजेंटर, टाइटल ऑफ द प्रेजेंटर, कौन दे रहा है, टाइटल क्या है, ये वो है, आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, ओवरऑल क्या है, इंटरेस्ट क्या दिखाना चाहते हो, टाइमिंग क्या है, बॉडी लैंग्वेज, कौन आपका कॉन्फिडेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है अपनी पीपीटी में। देन ये आपकी एक्टिविटीज आ गई, इनको आप स्किप करो। देन हम आगे बढ़ते हैं, काइंड ऑफ करस्पॉन्डेंस, लेटर। अब देखिए लेटर किस टाइप के हैं। लेटर, जब भी हम किसी को लेटर लिख रहे हैं तो पहले हम देखेंगे लेटर किसको लिख रहे हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल मतलब कि स्कूल के लिए लिखना है, किसी बैंक के लिए लिखना है। इनफॉर्मल मतलब दोस्त या दोस्त के लिए लिखना है, आपने किसी को रिलेटिव को लिखना है, किसी को इनवाइट करना है, वो इनफॉर्मल होगा। तो दो टाइप के लेटर बताए, फॉर्मल और सेकंड है इनफॉर्मल। फॉर्मल में आप समझ गए, बैंक आ सकता है, स्कूल आ सकता है, कॉलेज आ सकता है, जो भी एक प्रोफेशनल है वो आपका आएगा फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स वो हो गए जो आपने फ्रेंड को लिखा, रिलेटिव को लिखा, किसी को भी आप इनफॉर्मल वे में किसी से परमिशन मांग रहे हो, किसी को आप इन्फॉर्म करे हो, इनफॉर्मल लेटर है। अभी क्या है, हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। लुक एट दिस टू लेटर गिवन बिलो, वन ऑफ देम इज लेटर टू अ बैंक एंड अदर इज पर्सनल लेटर टू अ फ्रेंड। मतलब ये क्या बात हुई, वन इज फॉर्मल, अनदर इज इनफॉर्मल। तो लेटर वन का फॉर्मेट देखते हैं, पहला क्या होगा। भले ही हम किसी को फॉर्मल लिख रहे हैं, पहले हम लिखेंगे अपना एड्रेस, कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद लिखेंगे डेट। फिर आप किसको लिख रहे हो, द मैनेजर। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप किसको लिख रहे हो, इतने सारे एम्प्लॉय है ना, तो द मैनेजर, यानी जो मैनेजर है उसके लिए लिख रहे हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए लिख रहे हो, कौन सी ब्रांच है उसका पूरा एड्रेस लिखा, कहाँ की ब्रांच है पूरा पिन कोड के साथ डाला। सब्जेक्ट मतलब आपका क्या कंसर्न है, क्यों लिख रहे हो आप, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द चेंज ऑफ एड्रेस, यानी मिसेस शशि जो मेहरा है उनका सेविंग अकाउंट नंबर दिस है और आपको उनका एड्रेस चेंज करवाना है। उसके बाद आप लिखोगे, डियर सर और मैडम, आई एम हैविंग सेविंग अकाउंट इन योर बैंक,
This is the account number and writing to notify that you have to change my house address and I am recently shifting this address. प्रीवियस एड्रेस ये था, नया एड्रेस ये है। काइंडली मेक द चेंजेस, योर फेथफुली मिसेस शशि मेहरा। लेटर टू, प्रॉपरली इनफॉर्मल है, दोस्त को लिख रहे हो, डेट लिखी, सीधा नाम लिखा, आपको अपना एड्रेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इंडिकेट नहीं करना, सीधा नाम लिखा। सॉरी आई डिडंट हैव टू रिप्लाई टू दिस ईमेल, आई एम ऑफ ऑन अ टूर फॉर एंडर्स, इन फैक्ट आई एम लीविंग टुडे, I will be traveling with Daddy, Dolly and Kalyani. You may remember them from the party last month. By the way, I am shifting. मतलब सब कुछ ऐसे पर्सनल जैसे मैसेज कन्वर्सेशन करते हैं उसको ब्रीफ करना है, फिर लिखना है ओके आई गेट बैक फ्रॉम द ट्रिप बाय फॉर नाउ वार्मली समायरा। कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। तो आपको कोई भी लेटर आ सकता है, ज्यादातर फॉर्मल लेटर्स आते हैं। आपको फॉर्मल लेटर में बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना है, प्रॉपर सेम फॉर्मेट यूज करना है। आपको एड्रेस लिखना है, आप किसके लिए लिख रहे हो, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ मेलिंग के लिए क्या, ये टू क्या है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है। अब ध्यान से समझना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ईमेल करते हैं तो टू यानी टू मतलब हम किसे भेज रहे हैं, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, यानी हम ये ईमेल को किसको कॉपी करके भेजना चाहते हैं। इसका मतलब कि हम नहीं चाहते कि इसके लिए ईमेल, बट हम चाहते हैं इनको भी लूप में रखें, यानी कनेक्ट रखें कि ताकि जो भी ईमेल की कन्वर्सेशन हो इन्हें भी रहे। उसके बाद बीसीसी के ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका मतलब आप जो बीसीसी में जिसकी भी ईमेल आईडी डालेंगे वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने किस किस की डाली है। सब्जेक्ट, उस आपका जो मेल है उसका सब्जेक्ट लाइन क्या है, आप वो मेल क्यों लिख रहे हो। फिर नीचे आएगा मैटर, हाय प्रदीप, थैंक्स फॉर ईमेल टुडे, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई एम एबल टू मीट द डेडलाइन एंड should be able to finalize things within a week or so. Can we arrange to meet early October so that I can look over the manuscript and discuss the amendment and new page design extra? Talk to you soon. All the best, शिल्पी। तो ये आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। मेन आपको लेटर का फॉर्मेट आना चाहिए कि आपको लेटर लिखना कैसे है, आप किसे लिख रहे हो, ये मेन मैटर करता है। तो आपने अभी क्या सीखा, आपने देखा कि एक कन्वर्सेशन देखी, उसके बाद आपने लेटर्स लिखे फॉर्मल इनफॉर्मल, उसके बाद मेलिंग के लिए टू क्या है, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम मतलब जिसे भेज रहे हैं, टू किसको भेज रहे हैं, सीसी में आप किसको लूप में रखना चाहते हो, बीसीसी में उसे रखना है कि आप नहीं दिखाना चाहते ये पर्सन भी लूप में है, उसको हिडन रखना चाहते हो तो बीसीसी में डाल दो। ये सारी चीजें मेल के लिए यूज आती हैं। इसमें हमारा मेनली यही था, इसमें काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको लेटर से कवर करने हैं। फिर आपका आता है मेन जो कवर करना है टॉपिक, ये भी लेटर फॉर्मेट से आपके सारे मे मेनली आपका 10 मार्क्स का राइटिंग आएगा ही आएगा, और इट कैन बी लेटर और इट कैन बी ईमेल फॉर्मेट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि आपको लेटर कैसे लिखने हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब आपको ईमेल दिखा देते, ईमेल क्या है, ईमेल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। अब देखो ये है ईमेल का स्क्रीनशॉट, देखो अब देखो मेल है, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, नोटपैड। मेल कर रहे हैं, टू में किसे रखेंगे, जिसको भेजना है उसकी पूरी ईमेल आईडी, जैसे कि प्रिया कुमारी 12@gmail.com, यानी इसको हमें भेजना है। अब मेरी कंपनी का कोई और एम्प्लॉय है, उसको मुझे सीसी में रखना है, तो मैं लिखूंगी आपका मुकेश कुमार 21@gmail.com। सब्जेक्ट, मैं उसको ईमेल क्यों भेज रही हूँ, लिख दो एजेंडा, या फिर आप लिख दो मीटिंग, या फिर आपने लिख दिया कि आपका कंसर्न क्या है, मेनली क्यों लिख रहे हो आप, रिजर्वेशन, कॉलिंग रिकॉर्ड, कुछ भी जो आपका मेन कंसर्न है। फिर आप लिखोगे डियर सर, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इन्फॉर्म यू दैट दिस इज द कंसर्न, आपने पूरा फॉर्मेट लिखा। एंड करते करते आपने लिखा थैंक्स एंड रिगार्ड और अपना नाम, ज्यादा है आप नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख दो, एड्रेस लिख दो, या फिर आप अपना सिग्नेचर लगा दो, अपनी डेजिग्नेशन लिख दो। ये फॉर्मेट होता है प्रॉपर। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपका एक दिखा रखा है ईमेल में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या क्या बॉक्सेस होते हैं। इनबॉक्स मतलब जो ईमेल्स हमारे पास आते हैं वो इनबॉक्स है। ड्राफ्ट का मतलब क्या है, हमने कुछ भी फॉर्मेट बना के रख रखा है
बट हमने अभी इन्हें भेजा नहीं है, पर भेजना है इन फ्यूचर के लिए, तो हमने ड्राफ्ट बना के रख लिया। सेंट यानी हम भेज चुके हैं। स्पैम मतलब कि कोई किसी ने हमें ईमेल भेजा और उसके ईमेल में कुछ एरर था जो सर्वर ने कैच कर लिया, वो इनबॉक्स में नहीं आया, तो स्पैम में चला गया। ट्रैश क्या है? ट्रैश मतलब हमने कोई ईमेल गलती से डिलीट कर दिया, वो डायरेक्टली डिलीट ना होने के बजाय हमारे एक रिसाइकिल पिन में चला गया, उसको हमने ट्रैश बोला। ये हमने एक प्रीव्यू बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको ईमेल का फॉर्मेट होता है। फिर ईमेल के जब इनबॉक्स में जाएंगे, तब आपका आएगा फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट, साइज। इससे आपका फिल्टर लग रखा होगा, आप बिना ईमेल खोले देख सकते हो ईमेल किसने भेजा, कब भेजा, क्या डेट थी, किस टाइम पे भेजा, उसका साइज क्या है, उसमें कोई अटैचमेंट है या नहीं है। अटैचमेंट का मतलब होता है कि जब भी आप ईमेल में कोई फोटो, पीडीएफ उसको अटैच करके भेजो, तो वो उस ईमेल का अटैचमेंट होता है। उसके बाद आपका ये आ गया, एग्जाम्पल है कॉमन ट्रेंड इन ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन का मतलब इस ईमेल पे बात हो रही है, आपकी व्हाट्सएप पे बात हो रही है, यानी डिजिटल मोड के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई बात हुई है तो ई कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद आपका आ गया, ये आपके सिंबल आ गए स्माइलिंग के, सैड के, क्राइंग के। ये सब आपको बनाने के लिए नहीं आएंगे, आपको बस मेन मेन देखने हैं। आपको अब क्या आ सकता है, ईमेल का फॉर्मेट आ सकता है, आपको लेटर आ सकता है फॉर्मल इनफॉर्मल, आपको इसके अलावा जो मेन आपका जो तो सीवी आ सकता है आपके पेपर में। आपको ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। आप अपने पासिंग मार्क्स सिर्फ इसी से ग्रैब कर सकते हो, पूरे के पूरे। और इसमें नंबर नहीं कटते अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे हो, कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो तो। अगर आप कहते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। इनविटेशन एज अ गेस्ट स्पीकर फॉर न्यू एज IT solution from this to this. Dear Mr. Banerjee, I am pleased to let you know that your company is organizing a conference on new age IT solution from this date to this. मतलब कोई भी एक प्रेजेंटेशन होने वाली है इस डेट पे, उसके ऊपर हम किसी को इन्फॉर्म करें इस डेट पे है, आप लोगों को आना है, ये लोग हैं, इतने टाइम का है, उसमें नीचे पूरी डिटेल दे दी। ये ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का मेथड होता है कि आपको सामने वाले को कैसे इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपकी ये बुक कंप्लीट होनी हो गई है। अब आपको जो कवर करके जाना है, आपको जो सबसे सिंपल मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, वो आप कर सकते हो पैसेज पढ़ के। पैसेज में आपने कर लिया कवर, उसी में से पैसेज में आंसर ढूंढ लिए, फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढ लिए, मैच कर लिए। ये आपका आएगा 50 नंबर का। उसके बाद आपका 10 मार्क्स का आएगा सीवी, यानी रिज्यूम बनाना, जो कि मैं इस वीडियो में शुरू में ही समझा चुकी हूँ। फिर आपका आएगा लेटर, लेटर फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है। फिर आपका आएगा कोई भी कन्वर्सेशन होगी, हाफ दे रखी होगी, आपको उसको कंप्लीट करना है। इंटरव्यूअर की कन्वर्सेशन आ गई तो आपने 10 क्वेश्चन लिखने हैं जो इंटरव्यू ने पूछे और कैंडिडेट ने रिप्लाई करे। फिर आपका आ सकता है ईमेल के ऊपर आ सकता है कि एक ईमेल कैसे रिप्लाई करना है। अगर आपने ये सारे टॉपिक पूरे वीडियो ध्यान से सुन के आपने कर लिया तो आपके बहुत आराम से अच्छे मार्क्स ग्रैब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।